यस, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चंद्रभूषण, गुड मॉर्निंग। बहादुर, फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए। यस, राकेश कुमार, दया सागर, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग का स्वागत है सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल के ब्रांच में, जिसमें सिक्स सेमेस्टर में इस बार आपको एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिला है, जिसको हम लोग डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट कहते हैं। ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन इससे आजकल पूछे जाते हैं। स्पेशली जो आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से डिजाइन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप एग्जाम इसरो का दीजिए, डीआरडीओ का दीजिए, बार्क का दीजिए, सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। सर आप हैं तो हम कुछ नहीं है। अरे बहत्तर सिंह सर, आप डेली क्लास लीजिए डीएमई का। जैसा बोलो, अगर बोल दोगे तो हम अरेंज कर लेते हैं, टाइम डेली ले लेंगे, है ना। थोड़ा भी क्लासेस अल्टरनेट में चलने दो। सारा बच्चा जब अपना कोर्स ले ले रहा है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ले चुका है, लगभग 300-400 से ऊपर बच्चा हो चुका है, तो सब बच्चा अपना अगर ले लेगा तो फिर डेली भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। चलिए सर, आप चलो बहुत बढ़िया। डीएमए कोशिश तो करेंगे कि बहुत आसान इसको बना दे, है ना। पेपर तो आसान नहीं है, ये तो पहले दिमाग में आप बैठा लीजिए। पेपर आसान नहीं है, टफ पेपर है। और पूरे फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर में सबसे जो टफेस्ट पेपर है, सबसे जो लेंदी पेपर है, और सबसे जो हार्ड न्यूमेरिकल्स आता है, बस इसी में आता है, ठीक है। पूरा कोशिश किया जाएगा, है ना। बहुत कोशिश किया जाएगा कि आपके पूरे टॉपिक को, आपके पूरे सिलेबस को बढ़िया से कवर कर ले, ठीक है। दया से अगर देख लेते, अगर डेली होगा तो डेली करवा देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के अपने पूरे मशीन डिजाइन में हम लोग को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, पर बड़ा ही स्मार्टली तरीका से आपके बोर्ड क्या की, वो सारे सब्जेक्ट को डाल दिए। मतलब एक यूनिट के अंदर कभी कभी 3 चैप्टर डाल दिए हैं, कभी कभी 4 यूनिट डाल दिए। मतलब आप अगर अपने बुक खोलेंगे तो आपके बुक में अलग अलग चैप्टर जो है ना, एक ही यूनिट के अंदर डाल दिया गया। जैसे अगर आप पहला यूनिट का ही बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन, तो इंट्रोडक्शन टू डिजाइन में यहां से पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर में भी रहेंगे, शॉर्ट आंसर में भी रहेंगे। और काफी क्वेश्चन कंपटीशन में इसी यूनिट से पूछ दिया जाता है, एकदम डायरेक्ट बहुत, क्योंकि थ्योरेटिकल जहां मिल गया वहां पर ऑब्जेक्टिव बनाना काफी आसान हो जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजाइन, मतलब हम लोग डिजाइन जो करते हैं। अच्छा, बच्चे के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर लगता है ये सब सब्जेक्ट पढ़ने से हम मशीन उसीन बना देंगे। याद रखना, मशीन नहीं बनाएंगे, है ना। ये सब्जेक्ट पढ़ने से मशीन के अंदर जो पार्ट पुर्जा लगा हुआ रहता है, उस पार्ट पुर्जा का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करने का मतलब होता है कि उसका क्या डायमेंशन होगा, लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, अगर सर्कुलर है तो डायमीटर कितना होगा, अगर होलो है तो इंटरनल डायमीटर कितना होगा, एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, कहां पर होल किया जाएगा, ये सब के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आप पहले मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप पहले उसका डिजाइन करते हैं, उसका सारा असेंबलिंग पार्ट बनाते हैं, और फिर उसका एक मॉडल बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, और फिर जब वो सारा कुछ सही होता है तब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला जाता है मैन्युफैक्चर होने के लिए। तो जब तक आप डिजाइन नहीं करेंगे तब तक आप, जैसे मान लीजिए आपको साइकिल बनाना है, तो साइकिल आप बना बना के मत कीजिए, पहले उसका डिजाइनिंग कीजिए। या तो ऑटो कैड में कीजिए, कंप्यूटर बेस्ड कीजिए, नहीं तो आप मैनुअली हाथ से ड्राइंग कीजिए, और वहां से देखिए कि मेरा पार्ट पुर्जा सही बन रहा है कि नहीं, कैसे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में हम लोग, देखिए नाम से ही पकड़ में आ रहा है, डिजाइन करना है। किसका करना है? तो मशीन का एलिमेंट करना है। मशीन किसको कह रहे हैं? तो सर मशीन एक ऐसा यंत्र है जो हमारे काम को आसान कर देता है, और यह बहुत सारे कल पुर्जों से मिलके बना हुआ रहता है। तो मशीन का एकक पुर्जा को ध्यान से सुनेंगे, मशीन के एकक पुर्जा को हम लोग एलिमेंट कहते हैं।
तो आपको किसका डिजाइन करना है? तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, मतलब उस मशीन में जो जो कल पुर्जा लगा हुआ है उस कल पुर्जा का आपको डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग किसके आधार पर करना है? तो डिजाइनिंग हमको लोड के आधार पर करना है कि उस मशीन के पार्ट्स में किस तरह का लोड लग सकता है, कौन कौन सा लोड लगेगा, उस लोड के हिसाब से हमारा डायमेंशन कितना होगा, किस मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, किस शेप का सिलेक्शन करेंगे, ये डिसाइड होता है। बता दीजिए समझे कि नहीं समझे। सर संडे को आईओटी का लाइव क्लास हो सकता है? देखो इलेक्टिव 2 अभी भी हम क्लियर कट बता रहे हैं। इलेक्टिव 2 का जो इलेक्टिव 2 पेपर है उसका कोई भी लाइव क्लासेस नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है। तो अगर और टोटल सब्जेक्ट जो है ना लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट है, तो उसका एक का लाइव क्लासेस कराना मतलब सारा 10 का लाइव क्लासेस कराना, और उतना अरेंजमेंट हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। 4 पेपर आपका जो है वो एकदम चलेगा, है ना, मेन 3 पेपर और इलेक्टिव 1 पेपर आपका चलेगा। जो आपका इलेक्टिव 2 पेपर है उसमें अगर कोई टीचर इंटरेस्टेड होंगे तो वो करवा देंगे, अदरवाइज उसका नहीं करवा देंगे। हम पहले ही आप लोग को एडमिशन लेने से पहले ये सारा कुछ क्लियर किए हुए हैं। इवन विशु सर भी आपको बताए हुए हैं कि एक इलेक्टिव 2 का लाइव क्लासेस नहीं चलेगा, बाकी बात 4 सब्जेक्ट का एकदम चलेगा। उसका रूटीन भी आपको उसी हिसाब से भेज दिया गया है ना। कोशिश करेंगे, सर को बोलेंगे, पर पिछले बार भी हम बहुत बोले थे, नहीं हुआ था। लास्ट में सिर्फ वो अपना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सब भेज दिए थे। और मेन यही प्रॉब्लम होता है ना कि आप मतलब इतना सारा सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं। क्लियर एकदम हो रहा है? तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन टू डिजाइन के अंदर हम लोग किसका इसमें किसका पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जनरल कंसिडरेशन इन अ मशीन डिजाइन, मतलब मशीन डिजाइन के अंदर कौन कौन सा जनरल कंसिडरेशन हम लोग को करना है। फिर टाइप्स ऑफ लोड के बारे में ऑलरेडी आप मॉस में भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, है ना। उसमें भी लोड का पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर हम लोड को कैसे बांटेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोड को कैसे बांटेंगे, एप्लीकेशन के आधार पर हम लोड को कैसे बांटेंगे। तो ये आप मॉस में भी पढ़े थे, मैकेनिक्स में भी पढ़े थे, दोबारा आपको पढ़ना है। इसलिए आपको बता रहा हूं, जिस बच्चा का मैकेनिक्स तगड़ा है, जिस बच्चा का मॉस तगड़ा है, उसका डिजाइन में कुछ होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक जरा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पर जिस बच्चा का मैकेनिक्स और डिजाइन इवन टॉम भी अगर आपका खराब है तो फिर दिक्कत जरूर करेगा। तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, उसको जरूर सुधार लेंगे। सर कभी कभी वीडियो कट रहा है, हाँ कुछ तो कट रहा है, पर अब मैनेज कीजिए इसको। सर डीएमई का नोट्स कहाँ से बनाए, रिकॉर्डेड या लाइव? आप दोनों जगह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है अंशु, कहीं से भी बना सकते हैं, सेम रहेगा कंटेंट। जो रिकॉर्डेड में डाला गया है सेम कंटेंट लाइव में भी पढ़ाया जाएगा। उसमें जो चीज छूटा हुआ है रिकॉर्डेड में वो लाइव में पूरा कवर किया जाएगा। पूरा कोशिश रहेगा कि रिकॉर्डेड के अंदर जो भी टॉपिक आपका दिया है, उसका जो लेक्चर बना है, उसके नोट्स को ही हम लोग लाइव में भी लाए, पर उसको और आसान बनाया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चा हम लोग को फोन करते हैं कि सर आपका टेलीग्राम में कोर्स बिक रहा है, कोई दूसरा एजेंट लोग बेच रहा है, तो हम बोले ले लो एक बार, है ना। लोगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें कुछ नहीं है। बहुत सारा चीज हम लोग चेंज करते रहते हैं, और वो जो आपका डाला हुआ है टेलीग्राम वाला वो 2 साल पुराना है, कोई फायदा आपको ज्यादा होने वाला नहीं है। सिलेबस नया चेंज हुआ है, नए हिसाब से पढ़ा रहे। तो अगर कोई बच्चा ले रहा है, अगर लास्ट सेमेस्टर में भी अपने कैरियर को दाव में लगा रहा है, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, है ना। और उसका एक और बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ही हम लोग को लिंक टेलीग्राम का मिलता है, हम लोग सारे लोग उस पर क्या करते हैं, मेल कर देते हैं टेलीग्राम को, और कॉपीराइट के क्लेम में वो तो फंसेगा ही फंसेगा, साथ ही जो बच्चा परचेस कर रहा है उसका वो भी फंसेगा, उसका सारा वीडियो ही गायब हो जाएगा। तो काहे को पैसा लगाएंगे, समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। तो बहुत सारा बच्चा से हम लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते, मत लीजिए। अरे कोई बहुत ज्यादा पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, इतना इतना सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और उसमें भी आप लोग इतना कंजूसी करो तो कैसे कैरियर को आगे बनाओगे, है ना। जब कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, अच्छे अच्छे कोचिंग में जाके आप एडमिशन, तो उसका फी देखिए ना कितना है। अलग अलग ऑफलाइन का फीस देखने जाएंगे तो 30,000 लेता है, ऑनलाइन का फीस 5,000 6,000 लेता है। तो उस मामले में तो हम लोग का फीस एकदम ना के बराबर है ना। बहुत सारे अपने 6 सेमेस्टर के बच्चा जो है जेई बैच को ज्वाइन किए, लगभग अभी 45 से 46 बच्चा अभी कोर्स को परचेस कर लिए हैं। हम लोग का क्लासेस जेई वाला आज से स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चा थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, वो हम तो एकदम आपको सजेशन देंगे कि एकदम आंख मूंद के
कोर्स ले लीजिए। अरे सेमेस्टर सुबह में आराम से चल रहा है, दिन भर आप घर में रहेंगे या कॉलेज में रहेंगे, 2 घंटा हर दिन अगर आप टाइम दे रहे हैं तो कम से कम 4 महीना अभी आपको सेमेस्टर में पढ़ना है, तो कुछ नहीं होगा, 4 पेपर तो आपका तगड़ा ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, वो भी पेपर वो पढ़ा रहे हैं जो एकदम बेसिक से आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, और आपको टोटल मतलब टोटल जो कोर्स है जेई वाला आपका 8 मंथ तक चलेगा, तो इससे बढ़िया क्या है। हाँ, जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा उस पीरियड में हम लोग क्लासेस को बंद कर देंगे 10 दिन 15 दिन के लिए, और फिर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। देखो, आधा बच्चा को तो समझने में ही समय लग जाता है कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तो आपके टीचर लोग तो इतना सक्षम है ना कि आपको वो पढ़ा देंगे कि पढ़ना क्या और कैसे काम आगे करना है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हम तो बताएंगे, आप एकदम ले सकते हैं। सर ये वीडियो बाद में हम लोग कहां से देखेंगे, आप लाइव अपने अपने ऐप खोलेंगे, ऐप खोलने के बाद कंटेंट आता है, कंटेंट के बगल में लाइव डाला हुआ रहता है, लाइव क्लासेस को क्लिक करेंगे, लाइव में सारा रिकॉर्डिंग रहता है। नहीं तो हर दिन का क्लास हम लोग एक नया फोल्डर बना देंगे, लाइव क्लासेस 2024 का नया फोल्डर बना देंगे, उसमें जितना भी वीडियो रहेगा सारा का ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चा, पहला यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजाइन, मतलब अगर हमको डिजाइनिंग करना है तो डिजाइनिंग करने से पहले हमको क्या क्या चीज जानकारी होना चाहिए। जैसे आपको क्या करना है, मशीन के पार्ट्स का डिजाइन करना है, तो अगर मशीन के पार्ट्स का डिजाइन करना है तो आपको सबसे पहला टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पता होना चाहिए, किस किस तरह का लोड उस मटेरियल के ऊपर लगेगा, साथ ही साथ उस लोड के कारण कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, तो स्ट्रेस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, फिर उसके आधार पर हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। लोड पता चल गया, स्ट्रेस पता चल गया, तब हम क्या करेंगे, मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके आधार पर उसका शेप साइज का कुछ डिसाइड करेंगे। तो ये सारा जनरल कंसिडरेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग डक्टाइल मटेरियल का पढ़ेंगे जिसमें माइल्ड स्टील भी होगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ब्रिटल मटेरियल का भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कास्ट आयरन का भी पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको पढ़ना है। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात करेंगे, क्योंकि बिना फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई डिजाइनिंग होता ही नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल ले लें, तो आपके ऊपर अगर हम लोड डालें, मान लीजिए आपके सर के ऊपर जो है आपको धान का या चावल का बोरा डाल दिए, तो 10 किलो डाले, 20 किलो डाले, 30 किलो डाले, 40 किलो डाले, 50 किलो डाले, तो एक तो फिक्स होगा ना कि आप कहां तक खुशी खुशी लोड ले सकते हैं, मतलब आप आराम से कितना लोड ले सकते हैं, पता चल गया कि 10 kg आराम से ले सकते हैं, और मैक्सिमम लोड कितना ले सकते हैं, मतलब टूटने से पहले, तो पता चल गया कि 80 kg हम ले सकते हैं। तो ये 80 kg मैक्सिमम लोड है मटेरियल का, और खुशी खुशी कहां तक लिया जा रहा है, आपका 10 लिया जा रहा है या 20 kg लिया जा रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहने का मतलब होता है कि कोई मटेरियल अपने ऊपर मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है जहां से डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाए, और मटेरियल खुशी खुशी कहां तक लोड ले सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहने का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वर्किंग स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस, नहीं तो मैक्सिमम लोड वो मटेरियल कितना ले सकता है और सेफ लोड कितना, वो दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मशीन डिजाइन के अंदर जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके आप डिजाइन करेंगे उतना सेफ आपका रहेगा। तो सबको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। फिर स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, ये तो बहुत ही फेवरेट है एसबीटी का, एसबीटी के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही फेवरेट है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रित हो जाना। जैसे आपको बताएं कि मान लीजिए आपके पास एक पेज है और एक और सेम टाइप का पेज है, और इस पेज में हम यहां पर होल कर दिए, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो पेज है इसमें किसी तरह का कोई होल नहीं किया गया, और इस पेज में यहां पर होल कर दिया गया, और दोनों को आप पकड़ के अगर खींचेंगे तो पता चलेगा कि सर इसको फाड़ने में ज्यादा मेहनत लग रहा है और इसमें हम कम ही लोड दिए और ये मटेरियल इस तरह से टूट गया। इसका मतलब है कि यहां जो खाली जगह है यहां का मटेरियल रेसिस्ट नहीं कर रहा है। कौन मटेरियल रेसिस्ट कर रहा है,
तो यहां का कर रहा है और यहां का कर रहा है, इसका मतलब सारा का सारा स्ट्रेस इसी जगह पर आ गया है और इसी घटना को हम यहां पर क्या कहेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ाएंगे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या क्या उसका मेन काउजेज होता है, कैसे हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन होना बहुत अच्छा बात नहीं है, कैसे उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग रेमेडीज कहते हैं, ठीक है। फटीग क्या होता है, एसएन कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, सर्विस फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इस पूरे यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 1 से आपके एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एकदम गारंटी, मतलब गारंटी है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी यूनिट से आता है। उसके बाद 4 नंबर का आपको थ्योरी लिखने के लिए आ सकता है और 6 नंबर का भी थ्योरी लिखने के लिए आ सकता है। अच्छा, 4 नंबर में कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है, जिसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर पर बेस्ड आपको डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है और थ्योरी ऑफ फेल्योर पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है। सर जेई का कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा? नहीं, जेई का कोर्स में एक भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा, सब लाइव क्लासेस चलेगा। उसमें एक भी इसीलिए नहीं, उसमें जेई के बैच में सिर्फ आपको रिकॉर्डेड क्या दिया जाएगा, एली का बैच रिकॉर्डेड फ्री में दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब बच्चा जो परचेज कर रहा है जेई का बैच, उसको एली वाला जो है फ्री दिया जा रहा है। और उस एली वाले में 3 पेपर पढ़ना है, मैकेनिक्स, मैथ और इंग्लिश, जिसमें कि पहला पेपर हम लोग का स्टार्ट होगा मैकेनिक्स, जेई वाले के लिए भी और एली वाले के लिए। एली वाले में थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है, तो जेई वाले को भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, दोनों काम उसका हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्लासेस आपका रिकॉर्डेड नहीं दिया जाएगा, सारा क्लासेस लाइव रहेगा। आप डेली क्लास कीजिए, हाँ क्लास अगर छूट जाता है तो उसी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, पर अलग से रिकॉर्डेड एक भी नहीं बनाया गया जाएगा। सर जेई में नॉन टेक भी कवर होगा? नहीं, जेई में सचिन अभी नॉन टेक कवर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका टेक्निकल पेपर हम लोग सुधार देंगे तो नॉन टेक बहुत आसान है। अगर आपको 2 से 3 महीना भी रगड़ के पढ़ा दे, अरे जीके पढ़ाना है, जीएस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, रीजनिंग पढ़ाना है, ये चारे को तो पेपर पढ़ना है। सिर्फ 1-2 ही एग्जाम है जिसमें स्पेशल करके इंग्लिश पूछा जाता है, जैसे आपका डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है। बाकी बात किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो आपको नॉन टेक में 4 ही पेपर अच्छा करना है, जीके, जीएस। जनरल नॉलेज आपका ऑलमोस्ट सब बच्चा का ठीक ठाक रहता है, नहीं ठीक ठाक है तो उसको ठीक करिए। रोज न्यूज सुनिए, अगर मोबाइल ही देख रहे हैं तो कोई अच्छा आप देख लीजिए, कोई भी नेट जिसका भी आपका देखते हैं उसका आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप उसके हर दिन उसका डेली एनालिसिस देखिए, है ना। तो रोज एक न्यूज देखिए, कोई करंट अफेयर का आप देख लीजिए यूट्यूब में जाके। मैथ का प्रैक्टिस करना है, मैथ वो भी कौन सा, 9, 10, 7, 6 वाला मैथ का प्रैक्टिस करना है, और आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस। तो ये 4 सब्जेक्ट नॉन टेक के लिए। तो अगर टेक्निकल पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल पेपर में आपको लगभग 16 से 17 पेपर अच्छा करना है, तो इसमें समय काफी लगता है। नॉन टेक अगर 2 से 3 महीना रगड़ के आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका टेक्निकल बढ़िया हो जा रहा है तो आप लोग अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर नॉन टेक भी आप लोग करा दीजिए, तो और अच्छे अच्छे टीचर हम लोग के साथ नॉन टेक के जुड़े हुए हैं, वो लोग को बोल देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग को देना पड़ेगा और आराम से आप नॉन टेक कर सकते हैं। पर अभी जो आपका चार्जेस दिया जा रहा है वो सिर्फ वो 16 पेपर जो टेक्निकल पढ़ाना है उसका चार्ज आप दे रहे हैं, मात्र कितना, 1500 रुपए। तो आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा 1500 रुपया आएगा जाएगा, पर अभी आप 6 सेमेस्टर से लेके, क्योंकि जो आपका वैकेंसीज आएगा ना, जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करेंगे 6 का, वैकेंसीज आना स्टार्ट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अभी तो आप लोग सबसे पहला एग्जाम जो देंगे आरआरबी जेई का दे देंगे। आरआरबी जेई का एग्जाम तभी आपका फॉर्म आएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। जैसे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 2025 में जनवरी में एग्जाम होने वाला है, 2025 में जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो आपका तैयारी ही नहीं रहेगा तो आप निकालेंगे कैसे? और तैयारी एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है, एक चीज को तो पढ़ने में इतना समय लग जाता है। तो बच्चा थोड़ा सा अब सीरियस हो जाओ, अपने कैरियर को लेके सीरियस हो जाओ कि हमको करना क्या है। सेमेस्टर तो आप टेलीग्राम से भी पढ़ लोगे, इधर से भी पढ़ लोगे, उधर से भी पढ़ लोगे, है ना। अच्छा, कोई बच्चा 6 सेमेस्टर में पता नहीं क्यों अपने लाइफ को हल्के में ले रहा है। 6 सेमेस्टर का पूरा 100% नंबर जो है ना जुड़ता है। कुछ बच्चे के दिमाग में है कि साइड से हम इधर उधर से खरीद लेंगे तो काम चल जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं, उस टेलीग्राम में आपका पूरा वीडियो नहीं डाला हुआ है,
वो 2 साल पुराना, उसमें आधा अधूरा पढ़ाए हुए है, तो बहुत सारा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। लाइव क्लासेस में सारा कुछ डाउट आपको क्लियर करते जा रहे हैं, जो टॉपिक छूटा हुआ है वो सारा लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, उसका कोई रिकॉर्डेड भी नहीं दिया जाएगा। तो आप तो कोर्स ले ही लिए हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जो दोस्त है जो अभी तक भटक ही रहा है और इधर उधर काम कर रहा है, वो बेचारा वो फंस जाएगा, लास्ट में एकदम फंस जाएगा। 4 पेपर का तो सॉलिड लाइव क्लासेस है, और इलेक्टिव 2 का लाइव नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड से आप कवर कर लेंगे। और आप नोटिस भी किए होंगे कि इलेक्टिव 2 में आपके टीचर लगभग जैसा रिकॉर्डेड पढ़ाए थे उसी तरह आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे, है ना। सर डीएमई का नोट्स कहां से बनाए? आप रिकॉर्डेड से भी बना सकते हो, नहीं तो लाइव से तो एकदम 100% हम कवर करा देंगे। पर आप वेट मत करिए, सिलेबस को पहले अपने कॉपी में प्रिंट आउट करा लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, एक व्हाइट स्पाइरल कॉपी ले लेना है। याद रखना है डीएमई के लिए व्हाइट स्पाइरल कॉपी ले लेना है। थोड़ा सा हम पहले इसको क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहला एक व्हाइट स्पाइरल कॉपी ले लेना है, व्हाइट स्पाइरल कॉपी ले लेना है, ठीक है। और ये लगभग 300 प्लस पेज का ले लेना है, ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि पूरा डिजाइन है ना, बहुत आराम से भरा जाएगा। बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। खाली देखने में ये छोटा लग रहा है, हमको पता है, आप भी जब क्लासेस करेंगे ना तब पता चलेगा। एक न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसी किसी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए करीब 18 स्टेप है, किसी किसी में 32 स्टेप है, किसी किसी में 12 स्टेप है। और स्टेप को ही याद रखना टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्टेप भूल गए तो फिर आप डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे, वही सबसे टफ हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम आदमी को ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है। उसका कारण यही है कि उसको स्टेप ही याद नहीं होता कि पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। उसके पर आपको एक ट्रिक्स बता देंगे, आपको एक तरीका बता देंगे जिससे आप आराम से कर लेंगे। सर जेई का बैच लैपटॉप में अलाउ करवा दीजिए। हाँ, लाइव क्लासेस है तो अलाउ करवा सकते हैं दयास, अगर हम बात करेंगे इस मैटर पर, है ना। जेई का कोई रिकॉर्डेड नहीं दे रहे तो लाइव क्लासेस है, हम बात करेंगे, जरूर कराएं। सर लाइक सेंड कर दीजिएगा। जीएस क्या बोल रहा है? माई फोन राज क्या बोल रहा है? लाइक सेंड कर दीजिए जीके और जीएस का। अच्छा, यूट्यूब ग्रुप के लिए। सर बीसीसी लेट का भी लाइव होगा? यस सुधांशु रंजन, बीसीसीएलई का सिर्फ मैकेनिक्स का लाइव क्लासेस होगा, और एग्जाम के समय मैथ वाले टीचर आदित्य सर ले रहे हैं, तो आदित्य सर को हम बोल देंगे कुछ प्रैक्टिस मैथ का करा देंगे, ठीक है। बाकी बात लीड के लिए स्पेशल करके लाइव नहीं चलाया जा रहा है। जो जेई में पढ़ाएंगे मैकेनिक्स, उसी में आपका लीड का भी पढ़ा देंगे। देखिए लीड का जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, यहां पर होता है, तो इतना ऊपर रहता है, और जेई का जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन का लेवल होता है ये यहां पर रहता है। तो जब हम जेई वाला पढ़ाएंगे तो हम यहां तक मिला देंगे, मतलब आपका लीड का भी काम हो जाए और आपका जेई का भी काम हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो व्हाइट स्पाइरल कॉपी लगभग आप 300 प्लस पेज का ले लेंगे। फिर कलरफुल पेन पेंसिल ले लीजिएगा, पेन पेंसिल ले लीजिएगा। और अभी तक जो बच्चा कैलकुलेटर नहीं खरीदे, अभी तक कंजूस बच्चा, वो एक कैलकुलेटर भी खरीद लेंगे। किसका? कैसियो का। अभी तक अगर जो नहीं खरीदे 991 ES प्लस मॉडल का आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक जरूर परचेस कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। हम तो इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका काम हो जाए, पर आपको खुद से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप मशीन डिजाइन का जो बुक है, वो बुक में आप ले सकते हैं RS खुरमी और JB गुप्ता का, S चांद पब्लिकेशन का। आसान बुक है, पढ़िएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तामझाम नहीं किया हुआ है। आप खुद भी पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बुक आपको सोच के नहीं लिखा गया है, ये डिप्लोमा वाले को सोच के नहीं लिखा गया है, ये डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले सबको सोच के लिखा गया बुक है। तो आपको क्या करना है, वहां से छाट छाट के पढ़ लेना। ऑलरेडी आप लोग सब बच्चा लोग RS खुरमी का बहुत सारा बुक पढ़े हैं, चाहे मॉस का बुक हो, टॉम का बुक हो, या और भी, तो आप खुद ही जानते हैं इसके बारे में। सर कॉलेज से बुक ले सकते हैं? एकदम ले सकते हो। अगर आपके लाइब्रेरी में 4 महीना के लिए इशू कर रहा है तो आप ले लेंगे। सर माई फोन राज, मेरा नाम चेंज कर देगा, डिटेल भेज दोगे, हम करवा देंगे, ठीक है। दूसरा जो और बहुत बढ़िया बुक है वो आपका वीबी भंडारी है, वीबी भंडारी है, ये भी बहुत बढ़िया बुक है।
ये बहुत बढ़िया बुक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है या जो समझाने का तरीका थोड़ा सा एडवांस है बच्चा, तो आप खुद देख लेंगे कि अगर हमको ये समझ में आएगा तो फिर आप लीजिए। इसलिए जब भी आप दोनों बुक लेने जाएंगे तो आप दोनों को एक साथ मंगा लीजिए, कुछ पलट के देखिए आपको किसका आसान लग रहा है। जो आसान लगेगा कुछ टॉपिक पढ़ के देख लीजिए वहां पर, तो आपको जो आसान लगेगा वो हम ये दोनों बुक के मदद से आपको पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसका भी करा देंगे न्यूमेरिकल्स में और कुछ क्वेश्चन इससे भी करा देंगे, तो हम दोनों बुक से आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करा देंगे। थ्योरी तो इतना हम पढ़ा देंगे कि आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, पर न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कंजूस है, वो नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय हम बता देंगे कि आपको कोशिश करेंगे कि जो जो न्यूमेरिकल टॉपिक है उसका एक असाइनमेंट आपको भेज दिया करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई डिजाइनिंग पढ़ना है, तो उस डिजाइनिंग का इस बुक से इस बुक का हम एक बना लेंगे पीपीटी और वहां से आपको जो है पीडीएफ भेज दिया करेंगे। ठीक है, हम तो हमेशा बोलेंगे कि आप बुक ले लीजिए, अगर नहीं ले पाते उसके लिए उपाय बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में एक डिजाइन डेटा हैंडबुक है जो आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, सेंटर पर अलाउ किया जाएगा। बस आप अपने कॉलेज के एचओडी को थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर मशीन डिजाइन के लिए हम लोग कौन सा डिजाइन डेटा हैंडबुक को यूज करें, क्योंकि जितने भी इंजीनियर लोग आपके कॉलेज में हैं, जितने भी प्रोफेसर लोग हैं, सब मशीन डिजाइन को पढ़ने के लिए एक डिजाइन डेटा हैंडबुक का यूज जरूर किए होंगे। हम लोग भी किए थे, आपके टीचर लोग भी किए होंगे। तो इसमें एक बुक बहुत तगड़ा है जिसका नाम है कैटसन पब्लिकेशन का, अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, इनका ये बुक है डिजाइन मशीन एलिमेंट। ऊपर में लिखा रहेगा डेटा बुक फॉर डिजाइन मशीन एलिमेंट। बढ़िया बुक है, ऑनलाइन नहीं मिलता है, ऑफलाइन मिलता है। किसी भी बुक दुकान में जाएंगे, बोलेंगे कि अरुण कुमार का डिजाइन डेटा हैंडबुक चाहिए, ये ले लीजिए। इसमें तगड़ा क्या है कि स्टेप बहुत अच्छा से समझाया गया है, और एग्जाम में आपको सामने रख दीजिए और कॉपी वहां से करके पूरा कर लीजिए तो काम। अगर बुक अलाउ हो गया, अगर ये बुक अलाउ हो गया, तो दिमाग में बैठा लो कि फिर इस मशीन डिजाइन में कुछ है ये नहीं है, आराम से पैसे चुटकी बजा के कर लो। दूसरा एक और अच्छा बुक है जिसको कहते हैं अब्दुल्ला शरीफ, दिस इज कॉल्ड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शरीफ है। अब्दुल्ला शरीफ का ये बुक है, धनपत राय पब्लिकेशन का है। यहां भी लिखा रहेगा हैंडबुक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब हैंडबुक ऑफ डिजाइन मशीन एलिमेंट का ये रहता है। ये भी एग्जाम में अलाउ है। अब आपके बहुत सारे कॉलेज वाले, जैसे मान लीजिए अपने बिहार में 30-32 कॉलेज है, तो उसमें से 20 कॉलेज अलाउ नहीं करता है, 10 कॉलेज अलाउ करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में अलाउ है कि नहीं, और ये आपका टीचर ही बता सकते हैं। तो एक बार एचओडी सर लोग से आप लोग जाके मिल लेंगे कि सर मशीन डिजाइन के लिए डिजाइन डेटा हैंडबुक हमको लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो किस राइटर का लेना है। मेरा अगर सजेशन मानेंगे तो हम सारे बच्चा को अरुण ही कुमार बोलेंगे, सबसे आसान है। तो जब आसान है तो फिर आप काम कर लेंगे, और आपको यहाँ पर सिखा देंगे। इतना मोटा बुक रहेगा, इतना मोटा, और वो एग्जाम में अलाउड है। अब भले आपका बोर्ड अगर अलाउ नहीं करता है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर अलाउड है। जैसे सिविल वाले का भी स्ट्रक्चर में ये बुक अलाउड रहता है, मतलब उसका स्टील का स्ट्रक्चर का बुक आता है, वो लोग भी एग्जाम में लेके जाता है। तो आप लोग को भी ये देना चाहिए। और तीसरा एक बुक है आपका के महादेवन और रेड्डी का है, जो आपका विकास पब्लिकेशन का है, नहीं सीएमएस पब्लिकेशन के अंदर आ जाता है, डिजाइन डेटा हैंडबुक। तो एक डिजाइन डेटा हैंडबुक भी खरीदना है। अगर अभी नहीं खरीद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्लासेस होने दीजिए, उसके बाद आपको बता देंगे। तो आप इसमें से अगर बोलेंगे तो ये वाला बुक खरीद लेंगे, और टेक्स्ट बुक में आप आरएस खुरमी खरीद लीजिएगा। बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, ये तो है कि समय आप लोग के पास बहुत ही कम है, आपको मेहनत तो जबरदस्त करना होगा। गुरुजी प्लीज जेई बैच लैपटॉप में अलाउ करवा दीजिए। देखो कोशिश कर रहे हैं हम, कमिटमेंट नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का बहुत इशू आ गया है। आज के डेट में आपको पता चल रहा है ना कि टेलीग्राम में हम लोग का जो कोर्सेस है वो बिक रहा है, उसका सबसे बड़ा वही कारण है। लैपटॉप में एक्सेस दिलाते हैं, वो लोग वहां से कॉपी पेस्ट मार लेता है और फिर गलत तरीका से यूज करता है ना। पर अभी तो इतना सिक्योरिटी आ गया है ऐप के अंदर, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, और लाइव क्लास को कहां से रिकॉर्ड करेगा, है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आ जाइए वापस अपने हम लोग अपने सिलेबस के अंदर, कि सिलेबस के अंदर तो देखिए इंट्रोडक्शन टू डिजाइन में ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 आ जाएंगे, ये फिर आपके पूरे मशीन डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है।
पता नहीं, पर आपके एसबीटी वाला क्या करता है, कभी कभी बड़ी खतरनाक एकदम है। मतलब आपके मशीन डिजाइन में ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। अब क्या उसको किया जा सकता है, जहां से पूछना चाहिए वहां से कभी नहीं पूछता, जहां से नहीं पूछना चाहिए वहां से पूछ देता। मतलब डिजाइन का वहां से कोई लेना देना नहीं। पर टीचर या तो आपको टारगेट करता है, नहीं तो हम लोग को टारगेट करता है। उसको पता है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये लोग सब पढ़ाए होंगे, ये नहीं पढ़ाए होंगे, तो वहीं से पूछ देता है। और वो कभी पूछा ही नहीं जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज को हम लोग भी अब समझ गए, तो आप कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, आराम से आपको हर चीज पढ़ा देंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या करना है, डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट्स है, जिसमें क्वार्टर ज्वाइंट पढ़ना ये अलग चैप्टर हो गया, नकल ज्वाइंट पढ़ना ये अलग चैप्टर हो गया। जैसे आप देखते होंगे ट्रैक्टर का जो इंजन है उसको डाला के साथ कनेक्ट करते हैं। डाला कहने का मतलब है जिसमें बालू लादा जाता है, लकड़ी लादा जाता है, ईटा लादा जाता है, उसको डाला कहते हैं। तो इंजन को डाला के साथ कनेक्ट जहां पर किया जाता है, अगर देखिएगा तो वो जो ज्वाइंट होता है, दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड नकल ज्वाइंट। तो हमको नकल ज्वाइंट का डिजाइनिंग करना है, हमको क्वार्टर ज्वाइंट का डिजाइनिंग करना है। तो यहां से 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं। या तो क्वार्टर पर पूछ देगा, अगर क्वार्टर पर पूछा तो लगभग 16 से 17 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या होता है, जैसे आप बना रहे हैं ना, तो जो डेटा लोड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और लोड दिया रहेगा, मटेरियल दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब कितना डायमीटर होगा, कितना लेंथ होगा। तो बीच बीच में क्या होता है, जो आप डायमेंशन लिए वो फेल हो जाता है, और फिर हमको कुछ सेफ्टी लेके उसको फिर पास करा। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है कि न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते फेल भी हो जाता है, फिर हमको पास करना है। तो ऐसे करते करते स्टेप लगभग 16 से 17 स्टेप आ जाता है। मतलब एक क्वेश्चन को बनाने में 4 से 5 पेज का जरूरत पड़ जाएगा। पूरा टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3 घंटा कैसे निकल गया एग्जाम में। और तभी आपसे बनेगा जब प्रैक्टिस जबरदस्त करेंगे। हम बार बार आपको बता रहे, डरा नहीं रहे, जो वास्तविक चीज है वो आपको समझा रहे कि पेपर टफ है, हार्ड है। पूरा हम कोशिश करेंगे कि एकदम आसान बना दे। उसके बाद आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप कोई टॉपिक अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को तो हल्के में मत लीजिएगा बच्चा, एकदम रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद टर्न बकल के बारे में बात करेंगे, डिजाइन ऑफ लीवर पढ़ेंगे कि कितने टाइप का लीवर होता है। ये फिर आपके कंपटीशन एग्जाम में खूब भर भर के क्वेश्चन, आरआरबी जेई का तो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ये वाला लीवर में। फिर हैंड एंड फुट लीवर पढ़ेंगे, बेल क्रैंक लीवर पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ सी क्लैंप पढ़ेंगे। तो इसमें ये सारा कुछ डिजाइनिंग है और थ्योरेटिकल भी रहेगा। पर ज्यादातर आपसे जो न्यूमेरिकल्स पूछेगा, या तो इससे पूछा, या तो इससे पूछा, नहीं तो हैंड एंड फुट लीवर से पूछ देता है, न्यूमेरिकल्स पूछ देता है। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर फिर देखिए एक अलग चैप्टर डाल दिया गया, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। आप देखे होंगे सर रिकॉर्डेड से पढ़ सकते, एकदम पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड से तो पढ़ते रहो, पर लाइव क्लास डेली करना। एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, रिकॉर्डेड पढ़ लो और उसके बाद लाइव क्लास करो, तो फिर सारा कुछ समझ में आएगा। ये दोनों काम कीजिए। एक कॉपी आप अलग बनाइए जिसमें आप रिकॉर्डेड से नोट्स नहीं बनाइए, आप अपना प्रैक्टिस करते जाइए, न्यूमेरिकल सब बनाते जाइए, और लाइव क्लासेस में आके आराम से आप पढ़ाई करिए, अपना नोट्स बनाते जाइए। हम क्या बता रहे हैं कि यूनिट 1 के अंदर जो आपका थ्योरी है, जैसा रिकॉर्डेड में है वैसा लाइव में भी पढ़ाएंगे। हाँ, जो टॉपिक छोड़े हुए हैं रिकॉर्डेड में, बहुत सारा टॉपिक नहीं देते हम लोग, जानबूझ के नहीं देते हैं और लाइव में उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां से बच्चा कॉपी करेगा तो आधा अधूरा कॉपी करके टेलीग्राम में बेचेगा, ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। उसको थोड़ी पता चल रहा है कि टीचर काका कांड करके गए हैं, है ना। इसीलिए आप देखिएगा आपके सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक है जो रिकॉर्डेड में नहीं डाले, पर वो हर बार हम पिछले साल भी लाइव में पढ़ाए थे, इस बार भी लाइव में पढ़ा देंगे। उससे क्या होगा कि वो जो बच्चा इधर उधर से पढ़ रहा है, वो बेचारा एकदम मेन मेन चीजें को छोड़ दिए, तो वहीं से वो बर्बाद हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या क्या काम किए, है ना। वो टीचर से आगे कोई थोड़े बढ़ सकता है। तो यहां पर ध्यान देना है बहादुर, कि यहां पर क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे, नकल ज्वाइंट के अच्छा, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। बियरिंग आप देखे होंगे इस तरह का बियरिंग होता है, जिसमें आप साइकिल में भी देखे होंगे कि जो आपका पीछे का व्हील होता है, एक्सल होता है, उसके ऊपर आपका जो है बियरिंग लगा हुआ रहता है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और बियरिंग का मतलब ही होता है बियर करना, थामने वाला। तो साफ्ट के लोड को थाम रहा है,
व्हील के लोड को थाम रहा है, तो ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है। उसमें ये बॉल बियरिंग है, देखेंगे छोटा छोटा इस तरह से बॉल इसके अंदर लगा हुआ रहता है ना, इस तरह से इसमें स्लॉट बना रहता है, ग्रीस डाल देते हैं उसके ऊपर, बॉल बियरिंग डाल देते हैं और फिर ये काम करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग के बारे में बात करेंगे। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, रोलिंग कॉन्टेक्ट है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है उसके बारे में बात करेंगे। बॉल बियरिंग का टर्मिनोलॉजी बताएंगे। उसके बाद यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लाइफ लोड रिलेशन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इवन ये टॉपिक आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको दोनों यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हाँ, पहले का लाइव वीडियो तो होगा ही उसमें, हर दिन जैसे जैसे क्लासेस आपका लेंगे, हर दिन का लाइव क्लासेस भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां से भी हर साल क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। यहां से आपके एग्जाम में जो है ना, लगभग आप मान के चलिए कभी कभी तो यहां से 20+ मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यहां पर आपका जो है ना टोटल 4 यूनिट को एक साथ मिला दिया गया है, जिसमें हमको डिजाइन ऑफ शाफ्ट पढ़ना है, की पढ़ना है, कपलिंग पढ़ना है। तो यहां पर देखिए आपको फिगर अगर दिखा रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हम फिगर लाए कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो पहला लेक्चर अगर समझ में आ गया ना तो सब्जेक्ट आपको पूरा क्लियर हो जाता है, इसलिए पहला क्लास तो छोड़ना नहीं। और हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे लाइव में ऐप में जुड़े हुए हैं, है ना। सारा क्लासेस हम लोग का जय मैकेनिकल के ऐप पर ही चलेगा, लाइव क्लासेस चलेगा, डेली चलेगा। हम तो अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, अगर टाइम एडजस्टमेंट हो गया तो हम अपना क्लासेस डेली को शिफ्ट कर देंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा समय हमको दीजिए, फिर हम देख लेंगे सिलेबस कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कर देंगे, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ स्पर, ये मतलब इस डिजाइन ऑफ शाफ्ट का हमको करना है, तो ये वाले भाग को हम लोग शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट होता क्या है, तो शाफ्ट एक सिलेंड्रिकल मेंबर होता है, ये देखिए शाफ्ट एक सर्कुलर या सिलेंड्रिकल मेंबर होता है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है और पावर का ट्रांसमिशन करता है। तो ये शाफ्ट हो गया। की का मतलब हो गया कि शाफ्ट को ये कपलिंग के साथ, दिस इज कॉल्ड कपलिंग, इसको हब भी कहते हैं, कपलिंग के साथ जोड़ना है, इसको इसके अंदर घुसा देना है, ये देखिए इसको इसके अंदर घुसा देना है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे की लगा दिए हैं, की का मतलब होता है चाबी। तो शाफ्ट को जब हब के साथ हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, शाफ्ट में यहां पर देखेंगे गड्ढा बना दिए, इसको स्लॉट कहते हैं, स्लॉट काट देना। जैसे अगर कोई बच्चा गांव में पानी को पटाने के लिए डीजल वाला पंप यूज किया होगा, नहीं तो जनरेटर यूज किया होगा, तो आप देखेंगे कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें हैंडल घुसाते हैं, और उस हैंडल में वो की रहता है, चाबी रहता है, और शाफ्ट में वो स्लॉट बना रहता है, गड्ढा बना रहता है। तो जैसे ही हैंडल घुसाते हैं तो वो जो शाफ्ट होता है, जो स्लॉट होता है, उसमें की जाके फंस जाता है और उसको हम पकड़ के घुमाने लगते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं हैंडल। तो वही सेम यहां भी देखिए, शाफ्ट के ऊपर यहां पर आपका जो है स्लॉट बना हुआ है, इसको इसके अंदर डाल दिए, और ये जो हब होता है, ये जो आपका कपलिंग होता है, यहां भी स्लॉट बना हुआ है, इसको इसके अंदर डाल दिया और की इसके बीच में। तो आधा भाग जो है ना शाफ्ट के अंदर की चला जाता है और आधा भाग जो है ना कपलिंग के अंदर चला जाता है, ये कनेक्ट हो गया। और लास्ट में और अच्छे कनेक्शन के लिए हम लोग नट बोल्ट भी इसके ऊपर लगा देते हैं। तो हमको शाफ्ट का डिजाइनिंग करना है कि कितने पावर का ट्रांसमिशन करना है, कितना टॉर्क का ट्रांसमिशन करना है, उसके हिसाब से कितना। ये आप पढ़े थे एक मॉस में चैप्टर, जिसमें आप टॉर्सन चैप्टर पढ़े थे, याद होगा, मॉस के अंदर एक चैप्टर पढ़े थे टॉर्सन। तो शाफ्ट के डिजाइनिंग में मॉस का ये चैप्टर पूरा यूज आएगा, 100% आएगा। तो समझ जाओ मॉस का आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि मशीन डिजाइन के अंदर जो टॉर्सन टॉपिक है वो आपको डाल देंगे शाफ्ट के अंदर, पूरा वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है की के बारे में, तो यही चीज, ये आपका की हो गया, ये आपका की हो गया, जो शाफ्ट और हब को या शाफ्ट और कपलिंग को जोड़ने के लिए जिस छोटे से एलिमेंट का यूज करते हैं उसको की कहते हैं। तो इसका डिजाइन करना है, की का कितना टाइप्स होता है उसका डिजाइन करना है, फिर डिजाइन ऑफ कपलिंग करना है। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये देखिए, मान लेंगे जो स्टीम पावर प्लांट होता है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें टरबाइन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को छोड़ते हैं और टरबाइन घूमता है। तो टरबाइन जब घूमता है तो उसका जो शाफ्ट है वो भी घूमता है।
तो उसके शाफ्ट घूमने से फायदा क्या होगा, तो हम लोग उसको जनरेटर के शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ कपलिंग के मदद से। तो हम लोग को डिजाइन ऑफ कपलिंग करना है, टाइप्स ऑफ कपलिंग करना है, उसमें 3 टाइप का स्पेशल पढ़ना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग के बारे में बात करें। सब कुछ नया है, पहले से कुछ आप पढ़े हुए नहीं हो। इस सब्जेक्ट में पहला बात तो दिमाग में बैठा लेना कि कॉलेज के भरोसे से पूरा मत रहना, क्योंकि कॉलेज में क्या होगा, अभी टीचर 10 दिन 15 दिन, बहुत बच्चा हमको फोन करता है कि सर हमको जेई वाला कोर्स दे दीजिए, सेमेस्टर वाला कॉलेज से कर लेंगे। अरे कॉलेज वाले टीचर जो है ना, होली तक तुमको जबरदस्त पढ़ाएंगे, एकदम मन से पढ़ाएंगे। और होली के बाद जैसे चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू है, चुनाव का डेट आएगा, तो सारे तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर क्या चले जाएंगे, वहां चुनाव ड्यूटी में चले जाएंगे, है ना। उन लोगों को मजिस्ट्रेट बना के भेज देता है। और भी बहुत सारा, 1 महीना तो वो ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। अब 6 सेमेस्टर में तुम इतना दिन तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और 6 सेमेस्टर में जाके तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि कॉलेज से पढ़ लेंगे, अच्छे अच्छे टीचर है। अरे टीचर तो सब जगह का अच्छा होता है, पर दिक्कत ये होता है कि वो रेगुलर है कि नहीं है। 2 दिन 4 दिन जोश में खूब पढ़ा दिए और फिर 1 सप्ताह तक पढ़ाए नहीं। तो ये चीज ध्यान देना है कि आप 6 सेमेस्टर में कोई चांस मत लीजिए। आप मेरे से पढ़िए ना पढ़िए, आप लोग तो पढ़ेंगे, सब तो बच्चा एडमिशन लिया हुआ है तभी तो पढ़ रहा है। जो भी बच्चा एक्स्ट्रा है उसको बता रहा हूं। सर जेई का क्लास कब से स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट हो रहा है। जेई का क्लास आज 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। जेई का क्लास आज 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो अभी जेई का कोर्स नहीं लिए, जब हम लोग जेई का बैच को पढ़ाएंगे रात में, शाम में 7 बजे से, तो आप लोग को भी जोड़ दें, 3-4 दिन 5 दिन के लिए जोड़ दें। आप खुद देख लो कि मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है कि नहीं बढ़िया है, अच्छा हो रहा है, तो कोर्स परचेज कर लेना। आपको लगेगा कि नहीं अपने से हम कर लेंगे, तो मत करना। तो आपके पास 2 फायदा तो ये भी हो गया, है ना। हम सब आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है फायदा तो जबरदस्त होने वाला है। अरे 16 पेपर पढ़ाना है, उतना कम सब्जेक्ट में अगर तुमको खाली रटवा दिया जाए और तुम तगड़ा सा नोट्स खाली बना लो, क्योंकि उसमें बहुत लंबा लंबा नहीं पढ़ाया जाएगा, एकदम शॉर्टकट में 1-1 लाइन 2-2 लाइन में पढ़ाया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया जाएगा। और संडे का संडे हम लोग टेस्ट पोर्टल भी ले लिए हैं अपना, टेस्ट लाइव एकदम टेस्ट चलेगा, टाइमिंग दिया रहेगा, टेस्ट होगा। आप आधा घंटा का अगर टेस्ट है तो आधा घंटा में आपका क्वेश्चन जितना बना रहे हैं बनाइए, नहीं बना पाएगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा, और फिर उसका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे जब भी होगा, उसी टॉपिक का, उसी क्वेश्चन का आपको डिस्कशन भी कर दिया जाएगा, तो काम हो जाएगा। इसलिए बहुत काम हो रहा है। सर लाइव यूट्यूब पर होगा, लाइव नहीं, लाइव आपका सारा ऐप पर चलेगा। अरे बच्चा बहुत सारा परचेस किया हुआ ना, तो इतना फैसिलिटी यूट्यूब पर क्यों देंगे हम लोग, है ना। यूट्यूब पर किसको दिया जा रहा है, जो बच्चा हम लोग को नहीं जान रहा है। हाँ आप लोग को दे देंगे, आप लोग को पैसा नहीं देना है अभी, आपको भी हम लोग जोड़ देंगे जेई वाले बैच में। ऐप के अंदर ऐप वाला जो 6 सेमेस्टर का बच्चा, जो अभी 400 450 बच्चा हम लोग का कोर्स परचेस किया, उसको भी जोड़ देंगे। और जो बच्चा हमारा जेई क्लास लिया उसको भी जोड़ देंगे। दोनों एक साथ आप क्लासेस कर सकते हैं, हम सर को ये बात बोल देंगे, ठीक है। अब देख लो, अगर मजा आएगा तो करना, जरूर करना। हम तो यही बताएंगे, क्योंकि जब कर रही है 3-4 महीना के बाद, तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया जाए। तो आप आराम से पहले से करो, कुछ तो पेपर क्लियर होते जाएगा। और ऐसे भी 6 सेमेस्टर में सबसे ज्यादा मेहनत करना है। और कोई बच्चा के मन में ऐसा कंफ्यूजन है कि सर सेमेस्टर कैसे करेंगे, जेई कैसे करेंगे। अरे जेई तो 2 घंटा 2.5 घंटा रोज पढ़ना है, और वैसा पेपर पढ़ना है जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, बस उसको अच्छा और करना है। तो आप 2 घंटा तो दे ही सकते हैं। अब बाकी बात, दिन भर तो आपके पास सेमेस्टर के लिए समय है ही ना, तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो डिजाइन ऑफ कपलिंग एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग आपको समझ में आ गया। फिर स्पर गियर डिजाइन है, उसमें लुईस इक्वेशन, ये तो फेवरेट है, 4 नंबर में हमेशा पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लुईस इक्वेशन को डिफाइन। तो स्पर गियर का क्या मतलब होता है, ये आपके पास गियर है, और अगर गियर के ऊपर जो दांत बना है, वो दांत अगर सीधा सीधा होगा, मतलब साफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होगा, साफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ऐसे गियर को स्पर गियर कहते हैं। तो हम लोग स्पर गियर का डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, किसी को आप हल्के में मत लीजिए। इसमें हमको पढ़ना है डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू। ये देखिए, आप स्क्रू जेक देखे होंगे। स्क्रू जेक में यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लीवर घुसा देते हैं, हैंडल घुसा देते हैं, और ट्रक के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे इसको लगा दिए, और इसको हम घुमाते हैं, तो ये धीरे धीरे इसका स्क्रू जो है ना ऊपर उठता है, और ट्रैक्टर 4 व्हीलर को ऊपर उठा देता है। अगर टायर पंचर है
क्योंकि टायर अगर पंचर है तो वो पूरा लोड टायर पर ही आ जाता है, तो कभी भी आप उसको खोल के बाहर नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको गाड़ी को उठाना पड़ेगा, जमीन से ऊपर उठाना, तो वो उसका व्हील हल्का हो जाता है। तो उसको उठाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर स्क्रू, इसी को कहते हैं स्क्रू जैक। और स्क्रू जैक का डिजाइन करना है, बस भगवान से मनाइए कि इसका डिजाइन, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आपको 32 स्टेप पूछे जाते हैं, तो ये टफ हो जाता है, ये टफ हो जाता है। और जो बच्चा फिर हमारा टेलीग्राम से खरीदा होगा, इसमें 32 में मात्र 16 ही स्टेप पढ़ाए हैं और 16 स्टेप लाइव में पढ़ाते हैं, तो आधा अधूरा हो जाएगा उसका काम। तो वो लोग नहीं समझता है ना कि हम लोग क्या किए, वो तो हमको पता है ना, है ना। तो इसलिए लाइव से आप लोग पूरा कवर कीजिएगा। हाँ, आप लोग को तो पूरा चीज हम दे देंगे। ओके, तो स्क्रू जैक का डिजाइन करना है, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्प्रिंग करना है। डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में अगर ऐसा घुमा हुआ स्प्रिंग आपको दिखेगा, तो दैट टाइप ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग, तो हेलिकल स्प्रिंग का यूज वहां करते हैं जहां पर स्पेस क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, लिमिटेड रहता है, तो वहां पर हेलिकल स्प्रिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बताएंगे, किस किस तरह का इसमें लोड लगता है, उस लोड के कारण इसमें किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। पिच किसको कहते हैं, क्वाइल डायमीटर किसको कहते हैं, मीन डायमीटर किसको कहते हैं, ये सब कुछ डिटेल बताएंगे। और लास्ट में लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग ट्रक और बसेस सब में आप देखेंगे तो इस तरह का पत्ती नुमा स्प्रिंग दिखता है, तो ऐसे पत्ती नुमा स्प्रिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीफ स्प्रिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लीफ स्प्रिंग। और ये सारे पर आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों आएगा, इसका मतलब न्यूमेरिकल्स भी आएगा यहां से, एकदम गारंटी 100% न्यूमेरिकल्स आएगा, और प्लस थ्योरी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग इससे भी मान के चलिए कि 17 प्लस क्वेश्चन जरूर आएंगे। आग लगा देंगे सर, वेरी गुड, एकदम आग लगा देना है बच्चे। सर इतना सारा स्टेप कैसे लिखेंगे, बस एक के उपाय है, खाली प्रैक्टिस, खाली प्रैक्टिस। आप हर दिन डिजाइन पढ़िए, हर दिन आप रिकॉर्डेड भी पढ़िए, इसलिए तो बता रहा हूं, आप पहले से रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, लाइव में आके उसको रिवीजन कीजिए। लाइव में जहां आपको दिक्कत हो वहां एकदम पूछते जाइए कि सर लाइव में A to Z खत्म करा देंगे, पर फिर से बता रहे, सिलेबस बहुत लंबा है, आपको दोनों तरफ से कवर करना होगा। रिकॉर्डेड एडवांस में पढ़ते हुए जाइए, क्योंकि वहां भी अगर आप कुछ भी समझ जाएंगे, 50% भी समझ जाएंगे ना, तो लाइव में उसको समझना और आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चा दोनों पढ़िए, नोट्स आप कहीं से भी बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाइव में थोड़ा सा नोट्स आपका चेंज करेंगे, थोड़ा और आसान करेंगे, तो जहां भी चेंजिंग करेंगे आप भी चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बहादुर। दयासागर सर डेली करवा दीजिए डीएमई। देखो कर देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपना टाइम शेड्यूल जरा सा चेक कर लेते हैं, हम कोशिश करेंगे, अगर डेली हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको अभी भी पढ़ाना है, लास्ट में भी पढ़ाना है, लास्ट में जो प्रेशर देते हैं वो प्रेशर पहले ही कम कर देंगे, तो हम कोशिश करेंगे, गारंटी देते हैं, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है ना, तुम्हारा नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बच्चा को इलेक्टिव 2 में बड़ा कंफ्यूजन है, जो भी बच्चा इलेक्टिव 2 है उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपने कॉलेज के टीचर, जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिला था तो उसको एडवांस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पढ़ना होगा, किसी को आईओटी मिला था उसको एडवांस, जिसको भी पिछले सेमेस्टर जो पेपर मिला था उसी का एडवांस पढ़ना है। पर जिस कॉलेज में पेपर पिछले सेमेस्टर वाला रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसमें इलेक्टिव 2 के अंदर बच्चा आप या तो ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट ले लीजिए, ओआरटी जो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लीजिए, वापस हम ही पढ़ाएंगे। दोनों पेपर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मतलब फॉर्म जो पढ़ रहे हैं ना उसी से, पर सबसे आसान है ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट। तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, जो भी बच्चा का इलेक्टिव 2 अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो बच्चा अपने टीचर से एकदम हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमको ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट दे दीजिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, और न्यूमेरिकल्स बड़ी आसान आसान है, आप आराम से ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे। तो ये इलेक्टिव 2 के लिए बता रहा हूं कि आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि लास्ट सेमेस्टर है सर, इसमें नंबर ज्यादा उठ सकता है, तो या तो हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे दीजिए, नहीं तो ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट दे दीजिए, और नहीं तो फिर और आसान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए, भारतीय संविधान दे दीजिए। सर कुछ तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ाई कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बहादुर बच्चा को? तो ये चीज क्लियर रखेंगे इलेक्टिव 2 के लिए। इलेक्टिव 2 के लिए बच्चा आप क्या करेंगे, अपने टीचर से कॉलेज में रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इलेक्टिव 2 में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे दें, भारतीय संविधान दे दें, नहीं तो ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट दे दें, और नहीं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे दें। ये तीनों में से कोई एक ले लेंगे। और अगर मान लीजिए पहले से ही डिसाइड है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। लास्ट यूनिट के अंदर आ जाते हैं जिसमें डिजाइन ऑफ फास्टनर पढ़ना है। फास्टनर कहने का मतलब होता है कि दो पीसेस को जोड़ने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं उसको फास्टनर कहते हैं। जैसे स्क्रू का हम लोग यूज करते हैं ना, लकड़ी में, मेटल सीट में, कहीं भी अगर दो प्लेट को जोड़ना है, दो लकड़ी का प्लेट को जोड़ना है, दो मेटल का प्लेट को जोड़ना है, या दो कार्डबोर्ड को जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको हम लोग फास्टनर कहते हैं। अब फास्टनर दो तरीका का होता है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। अगर हम नट बोल्ट का यूज कर रहे हैं, है ना, आप देखते होंगे बहुत सारे पुल में नट बोल्ट से सारा प्लेट को जोड़ा गया है, जब जरूरत पड़ा नट बोल्ट हटा के नया नट बोल्ट लगा दिए। तो ऐसा ज्वाइंट, ऐसा फास्टनर, ये नट बोल्ट क्या हो गया, फास्टनर। फास्टनर कहने का मतलब दो चीजों को जोड़ने के लिए जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं उसको फास्टनर कह रहे हैं। अगर हम स्क्रू का कर रहे हैं तो स्क्रू फास्टनर, अगर हम नट बोल्ट का कर रहे हैं तो नट बोल्ट फास्टनर, अगर हम रिवेट का कर रहे हैं तो रिवेट फास्टनर, अगर हम परमानेंट वेल्डिंग कर, मतलब परमानेंट ज्वाइंट कर दिए तो वेल्डिंग होगा, या नहीं तो आपका रिवेटिंग भी हो सकता है। तो आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो फास्टनर दो तरीका, टेम्पोररी और एक परमानेंट। टेम्पोररी कहने का मतलब होता है कि अगर हम वर्कपीस को नुकसान नहीं करें, जैसे ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, बस हम खोल दिए, आराम से नट बोल्ट अलग हो गया, वर्कपीस मेरा जैसा था अभी भी वैसा है, तो अगर वर्कपीस का नुकसान नहीं हो खोलने पर, तो ऐसे फास्टनर को टेम्पोररी कहते हैं। जैसे नट बोल्ट की मदद से अगर हम किसी को ज्वाइंट करते हैं तो आपका जो मेन पार्ट होता है उसका नुकसान नहीं होता, पर अगर उसी को वेल्डिंग कर देंगे तो आपको उसको अलग करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो वहां वर्कपीस का नुकसान होता है। तो ऐसे को परमानेंट फास्टनिंग कहेंगे। तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे जिसमें हमको बोल्ट पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पढ़ना है, डिजाइन ऑफ पैरेलल एंड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड पढ़ना है, वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में बात करना है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ स्क्रू एंड वेल्डेड ज्वाइंट, और इसमें एक स्पेशल आपको रिवेट ज्वाइंट पढ़ाएंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है बहादुर, पर पता नहीं आपके टीचर यहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये सिलेबस में ही नहीं, आप अपने सिलेबस को देखेंगे ये नहीं है, फास्टनर के अंदर रिवेटेड नहीं है, पर आपके एग्जाम में फास्ट रिवेटेड से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रू भी पढ़ाएंगे, नट बोल्ट भी पढ़ाएंगे, वेल्डिंग भी पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ रिवेट भी पढ़ाएंगे। तो यहां से 4 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, सब लंबा लंबा है, तो ये आपको कवर करा देंगे। उसके बाद लास्ट इसी में 5.2 के अंदर एक थ्योरिटिकल आ जाता है, यहां से थ्योरी क्वेश्चन आता है। इसमें आपको एर्गोनॉमिक के बारे में बताएंगे कि अगर मशीन आपके लाइफ में आ गया तो वो मशीन आपको क्या क्या महत्व दे रहा है, क्या क्या फायदा दे रहा है, मशीन आदमी के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है। किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर मशीन भी साथ में काम कर रहा है, आदमी भी काम कर रहा है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में चलेंगे तो वहां रोबोटिक बहुत सारा काम कर रहा है। तो कैसे वो मशीन आपके काम को आसान कर दे रहा है, मशीन और आदमी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, तो ये सब कुछ एर्गोनॉमिक के अंदर हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एर्गोनॉमिक ऑफ डिजाइन क्या होता है, मैन मशीन रिलेशनशिप क्या होता है, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट फॉर द कंट्रोल, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो आप हेलमेट पहन लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, शूज पहन लेंगे, कपड़ा आप वैसा पहनेंगे जो लूज नहीं हो या हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता हो, हार्ड कपड़ा एप्रन पहन लेंगे। तो ये सब के बारे में बताएंगे। फिर एथिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग द शेप, साइज, कलर, अब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका क्या क्या एथिक है, क्या हम लोग उसका शेप रखेंगे, क्या साइज रखेंगे, किस तरह का कलर रखेंगे, ये सब कुछ इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहेगा। बाकी बात ये पूरा न्यूमेरिकल्स है, ये पूरा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी भी इससे आ सकता है। ये पूरा न्यूमेरिकल्स है, ये यूनिट पूरा न्यूमेरिकल्स है, ये यूनिट पूरा न्यूमेरिकल्स है, ये यूनिट नंबर 2 पूरा न्यूमेरिकल्स है, यूनिट नंबर 1 थ्योरी, मतलब 2 यूनिट थ्योरेटिकल है और बाकी बात सब आपका न्यूमेरिकल्स है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
ठीक है, आपको बुक भी बता दिया है कि कौन सा बुक लेना है, सिलेबस भी पूरे डिस्क्राइब कर दिया हर एक यूनिट का। आप सिलेबस कम से कम जरूर अपने हाथ से नोट कर लीजिए, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए सिलेबस का। हम सिलेबस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज डाल देंगे, साथ ही साथ आपके ऐप में भी डाला हुआ रहेगा, आप वहां से प्रिंट आउट करा लोगे और कॉपी के पहले पेज में उसको चिपका लो। इससे फायदा क्या होगा, आपको भी पता चलते जाएगा कि हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक कवर होते जा रहा है, कौन कौन सा छोड़ रहे हैं। हाँ, कुछ टॉपिक आपका छोड़ेंगे ये, और अभी से ही आपको पहले से बता दे रहा, क्योंकि वो सब टॉपिक में जो है ना बहुत कुछ जान है ही नहीं, कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर हमको लगेगा कि आपके कैरियर के लिए, आपके सेमेस्टर के लिए, आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको डालेंगे, नहीं अगर रहेगा तो वो सब पार्ट को हम हटा देंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी चीज दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है सर, बुक लेना जरूरी है। दया सागर, अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है तो बुक लेना जरूरी है। अगर बुक नहीं लेंगे तो आपको पीडीएफ भेज देंगे। आर एस खुरमी का पीडीएफ अवेलेबल है हम लोग के पास। अगर आप बोलेंगे तो आर एस खुरमी का पीडीएफ आपको जो है भेज देंगे, मशीन डिजाइन का। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पेज नंबर भी आपको बता देंगे, बस उतना पेज का प्रिंट आउट निकलवा लो। उससे फायदा होगा कि 100 रुपया 150 रुपया में आपका काम चल जाएगा, आपका डिजाइन का बुक भी हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो ये आपको कर देंगे। सर, आज जेई बैच में हम लोग को भी क्लास प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, करवा देंगे, करवा देंगे। पर सब बच्चा से यही फिर से कह रहे हैं कि अगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया है तो आप जेई बैच एकदम ज्वाइन कीजिए। देखो, दोनों फायदा हो रहा है, आपको लीड वाला भी कोर्स मिल जा रहा है फ्री में, और फ्री आपको दे नहीं रहे। इतना बच्चा का रिक्वेस्ट था ना कि सर सेमेस्टर के साथ जेई वाला बहुत महंगा पड़ जाएगा हम लोग के लिए, तो सर कुछ उपाय कीजिए। तो उसी में वही लोग से पूछे कि कितना मिनिमम दे, सर 2000 रख दीजिए। पर 2000 से भी हम लोग जानबूझ के कम कराएं कि दो एक साथ दोनों लोड नहीं पड़े। अब इससे कम तो दुनिया में कभी भी कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप लीजिए कोर्स, नहीं लीजिए वो आप पर निर्भर करता है। हाँ, पर बढ़िया है, आप लेंगे तो आपको कुछ नहीं कुछ हो, आपका पूरा सेमेस्टर, आपका पूरा जेई बैच का जो मेन मेन पेपर है वो तो क्लियर करा देंगे, और तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम जॉब नहीं लोगे, गारंटी देता हूं। सेमेस्टर बैच को हम नॉर्मल कर सकते हैं, पर जेई बैच को हम नॉर्मल नहीं कर सकते, उसको जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मैसेज हमको कर दीजिएगा, नंबर मेरा आप लोग रख लीजिए, है ना। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप हमको व्हाट्सएप डिटेल में लिख दीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सारे बच्चे को ज्वाइन होने के लिए। फिर हम लोग शाम में 7 बजे जेई वाले बैच में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, किसी तरह का और कोई बच्चा को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मैसेज जल्दी फटाफट कर दीजिए। नवनीत कुमार, दया सागर, माई फोन, राज, चंद्रभूषण, जल्दी से, सुधांशु, कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से मैसेज कर दो, है ना। अरे दया सागर, तुम धमकी कितना दे रहा है, सर डेली डीएमई का क्लास लीजिए। अरे करवा देंगे, बोल तो दिए है, काय को टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम है ना। अरे तुम लोग इतना दिन मेरे पर विश्वास करके इतना आगे बढ़े हो, है ना। और हमको नहीं लगता है कि मैकेनिकल का बच्चा जय मैकेनिकल को छोड़ के कहीं भी इधर उधर भटक रहा हो, जो भटक रहा हो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर 95% बच्चा अपने यहां पढ़ रहा है, 3% बच्चा इधर उधर से पढ़ रहा है, और 2% अलग कोचिंग में होगा तो होगा, हम नहीं जानते। चलो ठीक है, थैंक यू सब बच्चा को। सर, लैपटॉप में एक्सेस दिलवा दीजिए। लैपटॉप का सेमेस्टर का तो एक्सेस नहीं दिला पाएंगे, जेई वाला में देखते हैं अगर बात करके। ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर दंडवत प्रणाम करते, चलो ठीक है, थैंक यू।